हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही रहे हैं तो आपका अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, चैप्टर क्या है। चैप्टर देख के अंदाज़ा लग गया है कि क्लास 12th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब कि मैं फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जाके विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और साथ ही साथ यहाँ बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताया जाएगा, ठीक। उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा और दिखा भी दूंगा मैं कि वो क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो मेरा बस एक ही निवेदन है कि प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा मुझे कोऑपरेट करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट, लाइक, शेयर सब करिए। और इस पीडीएफ का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ आके बस टेलीग्राम पे आके मेरे को एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूँगा, ठीक है। इवन मैं टेलीग्राम का आईडी कमेंट के अंदर भी अपलोड कर दूँगा, वहाँ से भी आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चैप्टर को करते हैं शुरू, ठीक। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो पहले ये जान लेते हैं कि चैप्टर बताना क्या चाहता है, चैप्टर हमें बताना क्या चाहता है, चैप्टर बोलना क्या चाहता है। तो चैप्टर ये बोलना चाहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये बोलना चाहता है कि कैसे कोई एनर्जी का चेंज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज होता है, केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज होता है। मतलब कि किस किस तरह से किस किस डिवाइस से वे चेंज होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, गो थ्रू इन डिप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू। ये एरो देखो, एरो इधर है ना, तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल, किस सेल के थ्रू, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू, ठीक। अब देखो इरेज कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे देखो, केमिकल से केमिकल एनर्जी से इधर की हो रहा है ना, ये रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल भी बोला जा सकता है। जनरली तो गैल्वेनिक सेल के ही नाम से पेपर में जाना जाता है, बट आप दोनों नाम याद रखिएगा। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल जो होता है स्पॉन्टेनियस है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक। अब अपन शुरू करते हैं कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट गैल्वेनिक सेल होता क्या है। इसके पहले मैं आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, कि जो भी एनर्जी का कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कि एनर्जी किस फॉर्म में कैसे चेंज हो रहा है, किस डिवाइस के थ्रू हो रहा है, वो चीज़ को पढ़ना ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, केमिकल एनर्जी यदि इलेक्ट्रिकल में चेंज होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक। गैल्वेनिक सेल जो होता है उसको याद करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। लॉन याद कर लीजिएगा, LOAN। लॉन का मतलब लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव साइड। मतलब कि यदि आपको बोल दिया गया कि एक बार गैल्वेनिक सेल का वो डायग्राम बना के आप गैल्वेनिक सेल को पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप क्या करिएगा, ये छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा कि लोन और CRRP। लोन से लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ आप नेगेटिव डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग ये बनाएंगे ना, 2 चैम्बर बनाएंगे, फिर उसके अंदर सॉल्यूशन को ऐड ऑन करेंगे, तो उस टाइम ये ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे। हाँ, उस टाइम एक चीज़ अप्लाई करेंगे कि आपका एनोड कहाँ रहेगा, लेफ्ट के साइड। तब ये ट्रिक अपनाएंगे कि लेफ्ट के साइड एनोड रख दिया, कैथोड कहाँ, राइट के साइड, ठीक। एनोड पे क्या होगा,
ऑक्सीडेशन, ठीक, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। चैम्बर पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन कर पाएगा? नेगेटिव ही चार्ज ना। तो वो ये नेगेटिव डिनोट करना चाहता हूँ मैं। ये है मैं ट्रिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ मैं नेगेटिव बोला हूँ तो आप यहाँ पे नेगेटिव मार के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा डायग्राम में, ठीक है। डायग्राम याद रखिएगा। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट में ये बताया ये CRRP का। तो C से कैथोड, R से राइट, R से रिडक्शन, P से पॉजिटिव। देखो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा। अब इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक, कि एनोड मतलब क्या है? कुछ नहीं। एनोड का है लेफ्ट साइड रहेगा, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसी से याद कर लीजिए। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी मत पकाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक से तो याद हो गया। अब मान लीजिए आपसे कोई बोला कि ये बताइए कि यहाँ जिंक प्लस +2 आयन और SO4 2 आयन में ज़्यादा कौन सा रहेगा? तो ऑफकोर्स जिंक +2 आयन रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, ये प्लस याद कर लीजिएगा। एनोड पे प्लस चार्ज रहता है, इसके वजह से एनोड पे यदि कोई भी कंसंट्रेशन पता किया जाए और उस कंसंट्रेशन में प्लस चार्ज है तो ऑफकोर्स वही वाला ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ जिंक का पूछ दिया है ना, ये पूछा गया है पेपर में, क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे जिंक +2 आयन और SO4 2 आयन में कौन सा सबसे ज़्यादा शो करता है? मतलब सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा? तो जिंक +2 का, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि कॉपर +2 आयन और SO4 2 आयन में से कोई पूछ दे तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका सेकंड चैम्बर पे क्या है? सेकंड चैम्बर मतलब राइट साइड क्या है? कैथोड है ना। ठीक, कैथोड पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है ना। अच्छा ठीक है, मतलब कि अगर जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा सेकंड चैम्बर में, वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ। मतलब कि नॉर्मली बोलना चाहूँ तो एक चीज़ बोलना चाहते हैं क्या आप? क्या? कि जिसका जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, जिसका चार्ज, मतलब दो चीज़ को कंपेयर करेंगे, दो अलग अलग चीज़ को कंपेयर करेंगे, कंसंट्रेशन सेम है बट वो डिपेंड करेगा चैम्बर पे। अगर चैम्बर एनोडिक होगा तो पॉजिटिव आयन वाला ज़्यादा होगा, यदि चैम्बर आपका कैथोडिक होगा तो नेगेटिव आयन वाला ज़्यादा होगा। आप ये बोलना चाहते हैं क्या? तो हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कुछ इस तरह से याद कर लीजिए। यहाँ मास का कंपेयर हो गया। देखिए जिंक में क्या होता है, जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन ना। जिंक सल्फेट ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है ना। तो जी हाँ, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो जितना मास उसके पास जितना मास पहले था, क्या उतना मास अभी रहेगा? नहीं। तो वो मास, उसके अंदर मास का भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक। मतलब ये बोलना चाहते हैं यदि मास ज़्यादा तो रिएक्टिविटी ऑफ आयंस कम। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ। वो कैसे समझना है अब याद आइए। देखिए कॉपर सल्फेट में क्या है? कॉपर सल्फेट में आपका क्या है कि कॉपर सल्फेट में से क्या होता है? एडिशन होता है। रिडक्शन मतलब क्या? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो वहाँ पे ऑफकोर्स मास बढ़ेगा,
तो ये बोलना चाहता हूँ, यदि मास का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी ऑफ आयंस या फिर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस भी बोला जा सकता है। यहाँ रिएक्टिविटी ना बोल के कंसंट्रेशन हम बोले तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट टू बी फिल्ड इन सॉल्ट ब्रिज। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट टू बी फिल्ड इन सॉल्ट ब्रिज। आखिर हम लोग सॉल्ट ब्रिज एड ऑन क्यों किए, इसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि मतलब ये थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा हमारे लिए सॉल्ट ब्रिज का एड ऑन करना। तो देखिए, ये इसका बेनिफिशियल क्या है, पहले आइए वो जान लेते हैं। ठीक है, आइए पहले वो जान लेते हैं कि इसका बेनिफिशियल क्या है, उसके बाद मैं उस पर बढ़ता हूँ। इसका सबसे बढ़िया बेनिफिशियल ये है ना कि ये दो हाफ सेल को कनेक्ट कर देता है, जिसके कारण वहाँ सर्किट फॉर्म हो जाता है, पहला। दूसरा कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो नीडी आयन होते हैं ना, वो इसको एक मिनट देखिए, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय सप्लाइंग नीडी आयन इन ऑर्डर टू गिव। देखिए, ये पढ़ के आपको कुछ समझ आया होगा कि ये मेंटेन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। ऐसा क्यों करता है, अब किससे करता है, तो नीडी आयन की वजह से करता है। ठीक, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कंटिन्यूस करंट को फ्लो करा पाए या फिर उसको जर्मिनेट करा पाए, मतलब फॉर्म कर पाए, इसके वजह से। एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा ये लाइन में कि सॉल्ट ब्रिज आपका सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है ये लाइन, कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को सॉल्यूशन के। ऐसा इसलिए क्योंकि वो करंट को फ्लो करा पाए, वो भी किसके थ्रू ये करते हैं, बाय सप्लाइंग नीडी आयन। ठीक, नेक्स्ट ये कि यदि मैं सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दूं तो वहाँ पोटेंशियल जो होता है जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए, जब मैं बताया था कि यहाँ पे मैं पहले बताया था कि यहाँ अगर मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाता, यहाँ ये सॉल्ट ब्रिज अगर मैं नहीं लगाता तो यहाँ से यहाँ देखिए बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, बल्ब ग्लो होने लगा। अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को हटा दूँ, अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को काट के हटा दिया या उठा के हटा दिया, कैसे भी हटा दिया, तो क्या ये दोबारा बल्ब ग्लो करेगा, नहीं ना। नहीं करेगा तो क्या है, कोई पोटेंशियल बचेगा नहीं ना। तो यही यहाँ पे चीज़ बताना चाहता हूँ कि सॉल्ट ब्रिज रिमूव्ड, पोटेंशियल ड्रॉप टू बी जीरो, इट मिनिमाइज दी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। हाँ, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करते हैं, ये लाइन याद रख लीजिएगा। अब आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। अरे यार, देखिए, अब जो मैं यहाँ बोला था कि ये बेनिफिशियल क्यों है, वो समझिए। यहाँ स्पीड ऑफ कैटायन एंड आयन दोनों मेजर किया जा सकता है, आयनिक साइज भी किया जा सकता है मेजर, ट्रांसपोर्ट कितना नंबर ऑफ कैटायन और एनायन ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है वो भी कर सकते हैं मेजर। ठीक, अब आइए आगे। अब ये आगे हाफ सेल खैर कोई स्कूल में पढ़ाता नहीं है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग में पढ़ाया जाता है। अब कई स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, मुझे नहीं कोई आइडिया नहीं, बट मेरे में तो ना के बराबर ही हुआ है। ठीक, तो अब हाफ सेल रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन पाया गया तो वो हाफ सेल रिएक्शन है। जैसे कि ये रिएक्शन है, अगर इसके अंदर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पा गया ना, यह हाफ सेल रिएक्शन सिंपल। अब इसी को टीचर बढ़ा चढ़ा के लिखाते हैं, दुनिया भर का वो ज्ञान लिखवाते हैं, उतना ध्यान मत दीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए। ठीक है,
फुल सेल रिएक्शन भी होते हैं कुछ। फुल सेल रिएक्शन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया गया है ना, वैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं गया। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया गया वैसे यहाँ पाया ही नहीं गया। बस यही दोनों में डिफरेंसेस है और कुछ डिफरेंस नहीं है फुल सेल रिएक्शन और हाफ सेल रिएक्शन में। हाफ में इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, फुल में ना पाया जाना, खत्म। सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक टॉपिक है सेल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ से ये तो है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है तो यहाँ से एक नंबर तो मतलब कॉम्पिटिटिव में है, नीट जेईई जैसे एग्ज़ाम में तो यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इवन बोर्ड के अंदर आपका वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, ठीक है। तो इसका फंडा और ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका रिडक्शन होगा उसको बाद में लिखेंगे। एज ए जनरल रिएक्शन मैं बता रहा हूँ कि A+B+, जैसे ये रिएक्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पे A के पास कितना है ऑक्सीडेशन, 0, ठीक है। यहाँ पे इसके पास 1 है, इसके पास क्या है 1 आ गया, इसके पास क्या है 0, ठीक। तो यहाँ ये 0 से 1 है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये वाला पहले, ठीक। ये रिडक्शन हो रहा है तो ये वाला बाद में। ये तो ठीक हो गया कि पहले कौन बाद में कौन, ठीक। और ये पहले बाद ये मत लगा के रखिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये याद रखिए कि ये बीच में आपका क्या है, बीच में ये आपका हो गया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को डबल लाइन से बनाते हैं, ठीक। अब सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड कौन सा था, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड कौन सा था, कैथोड, ठीक। कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन, तो यहाँ रिडक्शन वाला हो गया, ये देखिए, ठीक। इसके लेफ्ट साइड कौन सा था, एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन वाला हो गया, ठीक है। अब जो मैं उधर गैल्वेनिक सेल के लिए जो यहाँ ट्रिक बताया था, यहाँ जो गैल्वेनिक सेल के लिए ये यहाँ पे ये पूरा ये ट्रिक बताया था, यहाँ पे ये लोन और ये CRRP करके ये ट्रिक क्या वहाँ पे काम किया, हाँ 100% काम किया। बस ये ट्रिक मैं इसीलिए बताया था कि जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो उस टाइम अपन को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ याद करिए, यदि सबके सब आयंस हो या फिर सबके सब गैस हो तो हम लोग उस टाइम के लिए यूज़ क्या करते हैं, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसको यूज़ कर देते हैं, PT से डिनोट करते हैं, ठीक। और सबके सब सेम पेज हो ना तो उसे सेपरेट करते हैं कॉमा के हेल्प से, ख़त्म। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंस बोर्ड में तो बोला नहीं जा सकता कि डेफिनेशन पूछा जाता है, हाँ, बट यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट एज ए जनरल नॉलेज ये चीज़ याद रहना चाहिए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं EMF को। EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो दूसरा हो गया, फिजिक्स का वो ब्रांच में आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, एज वेल एज EMF को सेल पोटेंशियल भी बोला जा सकता है और सेल वोल्टेज भी बोला जा सकता है, ठीक। अब EMF होता क्या है, मेन बात EMF होता क्या है, तो EMF जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से दूर, देखो, द ड्राइविंग फोर्स विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एनोड एंड पुश टुवर्ड्स द कैथोड। तो EMF एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को एनोड से तो दूर करता है बट पुश करता है किसकी ओर, कैथोड की ओर। सिंपल, यहाँ पे भी गैल्वेनिक सेल याद कर लो, ख़त्म करो। देखो गैल्वेनिक सेल याद कर लो, यहाँ पॉजिटिव है ना, अब देखो ये तो घर पॉजिटिव वाला घर है, अब पॉजिटिव वाला थोड़ी ना चाहेगा कि मेरे साथ कोई नेगेटिव थिंकिंग का लड़का आके बैठे। मान लो कि तुम बहुत ही
शुद्ध संका बहुत ही शुद्ध तुम्हारा दिमाग है, मतलब कुछ भी कचरा वचरा नहीं भरा है, किसी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं है तुम्हारे दिमाग के अंदर। ठीक, तो तुम थोड़ी ना चाहोगे कि ये लड़का जो बहुत खतरनाक है, इसका दिमाग बहुत घटिया चीज़ों में लगता है, वो तुम्हारे साथ आके बैठे। नहीं ना, ऐसा नहीं ना चाहोगे। तो वही चीज़ बोलना चाहता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज बहुत घटिया एक तरह का इंसान, बहुत घटिया, उसकी सोच ही इतनी घटिया है। वो एनोड से दूर, एनोड अच्छा आदमी है, वो उसका सोच बहुत अच्छा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो एनोड से दूर करेगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को, भेजेगा कहाँ पे, कैथोड पे। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि ईएमएफ होता क्या है, ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि नेगेटिव चार्ज को एनोड से दूर करेगा, भेजेगा कहाँ पे, कैथोड की ओर। ठीक, अब आता है नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आइए अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझा जाए। ठीक, आइए देखा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस के बीच में, मेटल इलेक्ट्रोड और उनके आयंस के बीच में। मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर मेटल इलेक्ट्रोड और उनके आयन के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उस चीज़ को बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये फुल्ली डिपेंड्स होते हैं किस किस बातों पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, नेचर ऑफ मेटल्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन 4 बातों पे डिपेंड होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 1 बार एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जैसे यहाँ की ये बताया गया कि किसी सोल्यूशन के अंदर मेटल इलेक्ट्रोड और उनके आयन के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर इस पर मैं कुछ कंडीशन लगा दूं कि आपका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए और इनका प्रेशर जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 1 बार होना चाहिए, बट इनका टेम्परेचर पार्टिकुलर होना, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, पार्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी, वह SHE, यहाँ SHE का मतलब वह मत समझिएगा, किसी लड़की के बारे में मत समझिएगा। नॉर्मली ये बोलना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ सबका सब सेम है। सिर्फ जिस तरह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या था, प्रेशर 1 बार था ना, यहाँ प्रेशर 1 ATM है। बाकी सबके सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह ही है कि 1 मोलर होना चाहिए, ठीक, पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये सब। अब आगे बढ़ते हैं। सेल पोटेंशियल हम लोग पहले ही देख चुके हैं यहाँ पे कि ये सेल पोटेंशियल होता क्या है। ये सेल पोटेंशियल EMF को ही होता है, डिफिनेशन देख चुके हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली में जा रहा हूँ। तो सेल पोटेंशियल जो होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक, अब इस चीज़ को याद कैसे रखें कि E नोट कैथोड पहले आएगा कि E नोट एनोड पहले आएगा। तो याद कर लो, कट्टा निकाल के ठोक दें। ठीक, कट्टा निकाल के ठोक दें, तो C से कट्टा हो गया। ठीक, CATA, C उसके बाद A आ रहा है ना, तो सबसे पहले कैथोड आएगा, फिर क्या आएगा, एनोड आएगा। ठीक, अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ई नोट कैथोड जो होता है और ई नोट एनोड, ये जब दोनों के दोनों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करें या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों की दोनों वो शो करें, तब मतलब दोनों की दोनों कोई भी एक चीज़ फॉर्म में हो, या तो SRP के फॉर्म में दोनों हो या SOP के फॉर्म में, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि
एक कैथोड जो हो गया मैं SOP के फॉर्म में लिख दिया, और ये आपका लिख दिया मैं किसके फॉर्म में, SRP के फॉर्म में, तब ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। SOP का फुल फॉर्म भी यहाँ बता दिया हूँ, SRP का भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दिया हूँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ यहाँ दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है, वो हो गया आपका n। n क्या है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। यहाँ कितना, दो का चेंज हो रहा है ना, तो दो इन ये हो जाएगा, प्लस यहाँ ये कितना क्या चेंज हो रहा है, एक का ना, तो 1 इंटू ई नॉट 2 डिवाइड बाय यहाँ कितना का चेंज हो रहा है, 3 का, 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बट मैं ये ना लिखवा कर यहाँ पे बस छोटा सा फार्मूला बता दिया हूँ। वो फार्मूला ये है कि ई नॉट 3 निकालना है, मतलब यहाँ वाला निकालना है, तो N1 इंटू ई नॉट 1। N1 क्या है, जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, N2 भी कि जितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आए, N3 भी कि जितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाए। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली हो सकता है। तो ये ट्रिक आपको बताया गया है याद करने का, मतलब क्वेश्चन कैसे निकाला जाए उसके लिए। और एक छोटा सा ट्रिक याद और कर लीजिएगा, मतलब फॉर्मूला कि डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक ठीक, आइए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नर्स्ट इक्वेशन पे। ये नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन जो है ना, वो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग P अपॉन R। देखो, ये एज ए जनरल मैं इक्वेशन लिख चुका हूँ फॉर्मूले के रूप में कि नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं डीपली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आइए देखिए, तो ये नर्स्ट इक्वेशन क्या है, मैं बात किया कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग P अपॉन R, कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन R। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मोस्टली आपका क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। ठीक, मोस्टली इसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये भी याद रख लीजिएगा कि टी जो होता है 298 केल्विन पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आर की वैल्यू 8.31 जूल पर किलो मोल होना चाहिए, और F 96500 कूलम। ठीक, अगर वी कंडीशन ना हो तो नॉर्मल कंडीशन पर अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आर की वैल्यू जितना यहाँ रिक्वायर्ड है उतना है, टी जितना रिक्वायर्ड उतना है, और एफ का ये इतना है, तो ऑफकोर्स ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अपन वो ही वाला फार्मूला लगा देंगे कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सेल ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग P अपॉन R। सॉरी फॉर आधे घंटे बोल के आधे घंटा ख़त्म होने वाला है, बट मैं इस चैप्टर को ख़त्म नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे खेद है। और ई नॉट सेल अपॉन 0.059 ये लगा लीजिएगा। ये फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यहाँ ई सेल की वैल्यू 0 रखेंगे, ई सेल की वैल्यू 0 रखने की वजह से ई सेल की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब देखो, जैसे ही मैं बता रहा था कि यहाँ ई सेल इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं ये बता रहा था कि यहाँ से ई सेल को तो हटा देंगे, बचा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Q। या Q जो है वो तुम्हारा
ये कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में चेंज करने के लिए मैं क्यू को रख दिया हूँ, ठीक है। जब इसको डिराइव करेंगे आप तो ई नोट सेल तो इधर आ जाएगा, ठीक। यहाँ 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम जो आएगा वही ये फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए 10⁻n ई नोट अपॉन 0.0591, यहाँ 10⁻n क्यू आया, 10 क्यू आया। तो देखो यहाँ पे जब इसको लाया गया ना इधर, तो ये क्यू क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन को निकालना था, तो इसके इक्विलिब्रियम के नाम से कर लिया। यहाँ जब लाए तो ये लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ये एन, अब फिर ये 0 पॉइंट ये तो नीचे आ गया, ठीक। तो ये तो नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए, अब समझ में आएगा, एक मिनट थोड़ा सा इसे रेज करके समझाओ। देखो ये लॉग के इक्विलिब्रियम इधर आया, ठीक। अब ये इनवर्ट सेल ये इंटू ये डिवाइड बाय ये नीचे आएगा, वही सेम चीज़ कि इनवर्ट सेल डिवाइड बाय एन अपॉन इनवर्ट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। ये चीज़ अब देखो यहाँ अगर मैं लॉग लगा के लिखता तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करता, यहाँ 10d की पावर में चढ़ा देता। यहाँ एक और चीज़ मिस्टेक है यार, बनाने के टाइम में ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे क्या होगा, लॉग के इक्विलिब्रियम होगा। लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ये होता है कि इनवर्ट सेल n अपॉन 0.0591 और के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 के पावर n ई नॉट अपॉन 0.0591। अब वही देख लो, कई लोग इस लेक्चर को विजिट नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उन्हीं का लॉस होगा। मैं पीडीएफ भेज भी दूंगा, उनको ये नहीं मालूम रहेगा पीडीएफ में गलती कहाँ है, तो ये तो उन्हीं का लॉस है ना। क्योंकि भाई मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के पीडीएफ को दोबारा सही करूं, मतलब इस पीडीएफ में आकर इसको एडिट करूं दोबारा, उतना मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है। तो अब इम्पोर्टेंट समझ ही लीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट है लेक्चर को देखना, ठीक। अब देखिए फॉर द स्पॉन्टेनियस सेल concentration of product is less than the concentration of reactant। स्पॉन्टेनियस सेल कौन सा है, अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होना चाहिए कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आता है नेक्स्ट कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाए, ठीक। ये दो तरह के होते हैं, मेटालिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। खैर ये बोर्ड में पूछा नहीं जाता, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं इतना बकते रहा हूँ। देखो तो मेटालिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो होता है, ये इसके अंदर कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है न, ठीक। इसके अंदर कंडक्टिविटी जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। वाहिल जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है कि केमिकल डिकम्पोजिशन भी होता है, यहाँ कंडक्टिविटी जो होता है आयंस की वजह से होता है, टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। अब ये तो चीज़ अपन को पहले से मालूम है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी का, बट यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, किस में, मेटालिक वाले में, जिसके कारण ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। देख ही रहे हैं नोट्स के अंदर आप लोग। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस होता क्या है, जो कि करंट को अपोज करे, क्लास 10 में भी पढ़ा है, इसको लेकर मुझे डीपली जाना नहीं पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक। यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ख़त्म। ओम्स लॉ, अब यहाँ आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओम्स लॉ क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इवन 12th में भी पढ़े हैं फिजिक्स के अंदर, तो उतना डीपली जाना की जरूरत नहीं है मेरे को। डायरेक्ट बोल रहा हूँ, V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ,
R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है और रो L अपॉन ए होता है। ठीक, देखिए तो हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया कि ओम्स लॉ क्या होता है। अब आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है G इज इक्वल टू 1/R होता है, मतलब रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, तो ये आपका ए अपॉन रो एल हो गया। रेजिस्टेंस आपका V अपॉन आई होता है, तो ये आपका आई अपॉन वी हो गया। ठीक, और एक और चीज़ कि रो की 1/रो की जो वैल्यू होती है वो होती है कि कंडक्टिविटी होती है के होती है, तो यहाँ के ए अपॉन एल हो सकता है। ये ख़त्म। आगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रो होता है, तो 1/रो मतलब एल अपॉन आर ए हो सकता है। ठीक, अब आता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जो कि पाई से डिनोट करता है, ये एल अपॉन ए होता है। बस ये इतना है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वो था फार्मूलेस अभी तक, तो ये फार्मूला कुछ देख लीजिएगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। कुछ नहीं, बस कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी, फॉर्मूला डिवाइड कुछ नहीं करना। यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी। जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो नॉर्मलिटी से डिवाइड करेंगे, बाकी तो सेम रहेगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। और वही अगर मोलरिटी से डिवाइड करेंगे तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ये मोलरिटी है, कंसंट्रेशन सी है। ठीक है, ख़त्म। आइए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए इक्विवेलेंट ख़त्म। अब आता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंडक्टेंस। क्या क्या इफेक्ट है कंडक्टेंस के ऊपर। ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डेल्टा एम इंक्रीजेस बट के डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मतलब हर बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। क्या कि जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को का वो डाइल्यूशन होगा तो उस टाइम आपका मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा जबकि कंडक्टिविटी घटेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा। ठीक, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा क्या कि मोलर कंडक्टेंस एट सी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट 0 माइनस p/√c। ठीक, ग्राफ भी याद कर लीजिएगा कि ये जो ग्राफ है ये वाला जो सिंबल है ये जो है ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, ये सीधा जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो एग्जांपल आ गया वो हो गया KCl, NaCl, बहुत हो गया। ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो हो गया CH3COH, HCN, NH4, ये सारे हो गए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को समझते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ में क्या है कि एट इन्फिनिटी रेजोल्यूशन और नियर टू जीरो concentration where dissociation is 100%, each ions make a definite concentration towards molar conductivity of electrolyte irrespectively of nature of the other because inter-ionic force attraction 1R0। सॉरी स्पीड में पढ़ रहा हूँ, एक बार इसको स्लोली पढ़ रहा हूँ। देखिए एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन और नियर जीरो कंसंट्रेशन, मतलब इन्फिनिटी डाइल्यूशन और नियर जीरो कंसंट्रेशन पे जो आपका डिसोसिएशन होगा वो 100% होगा हर एक आयन के अंदर। ठीक है, मेक ए डिफिनिट कंट्रीब्यूशन टू आर स्मॉलर कंडक्टिविटी, ठीक, of electrolyte irrespectively of nature of the other ion because inter-ionic force attraction are 0। देखो नॉर्मली इसको बताता हूँ मैं, इसको इस तरह याद कर लो। NaCl है, ठीक, ब्रेकडाउन करेंगे Na प्लस Cl माइनस बनेगा ना, हाँ,
तो ये बताना चाहता है कि ये Na+ के लिए हो गया, प्लस ये हो गया आपका Cl के लिए। तो ये चीज़ निकालेंगे तो ये आपका ये निकलेगा, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ये वाला दिया रहता है, ये निकालेंगे। ये निकालने के बाद आपको अल्फ़ा निकालना पड़ता है, जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है। तो यही आपका किरचॉफ लॉ बताना चाहता है, बट इसका डिफिनेशन पूछा जाता है, तो जो मैं लिखवाया हूँ वो डिफिनेशन आप लोग बता दीजिएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। क्या लिखवाया हूँ दिखा दे रहा हूँ, रुक जाइए। देखिए यहाँ पे ये इतना डिफिनेशन है, ये लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही m निकाल लीजिए, एट इन्फिनिटी डी रहेगा, पुट करिए, अल्फ़ा निकालिए, ठीक। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, अल्फ़ा निकाल लेंगे इस तरह, यहाँ से जिस तरह बताया। अल्फ़ा निकालने के बाद कंसंट्रेशन डी रहेगा, ये भी निकल जाएगा, ठीक। सॉल्युबिलिटी निकालना रहेगा, कप्पा दिया रहेगा, ये डेल्टा m इन्फिनिटी ये भी दिया रहेगा, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी ये भी दिया रहेगा। ये 1000 इंटू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड वो कर देंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी कर देंगे, यहाँ से पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब और करना क्या है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। देखो मैं बात कर रहा हूँ अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कुछ नहीं, जैसे कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो करना था सेम चीज़ यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। एक चैम्बर लेंगे, चैम्बर के अंदर में 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक एनोड एक कैथोड, ठीक। यहाँ पे भी NaCl में रख दिया। NaCl को जब इसमें वाटर के साथ मिलाया तो Na+ और Cl- में जुड़ गया। बस यही कि उस आयंस को पहचानना रहता है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोड एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने की वजह से वहाँ पे जो टूट रहा है आयंस, उस आयंस को पहचानना। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, ठीक। अब आगे आइए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। जैसे कि एग्जांपल NaCl का यहाँ बना के बता दिया, कॉपर सल्फेट का देख लीजिए। कॉपर सल्फेट में मैं एक H2O वाटर के अंदर डिसोसिएट कराया था ना, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ से H+OH, यहाँ से U2+ SO4 -। एनोड पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, बट पॉजिटिव रहता है ना, बट एनोड की तरफ जाता कौन है, नेगेटिव ना, तो नेगेटिव वाला लेंगे। क्या होता है ऑक्सीडेशन ना, नेगेटिव वाला लेंगे। OH डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पे रिडक्शन में। रिडक्शन में कौन सा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक। प्लस, तो प्लस वाले में भी डोमिनेट कौन सा कर गया, कॉपर। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि डोमिनेट OH करेगा, फिर इधर कॉपर कर जाएगा डोमिनेंट, मतलब एज ए सिचुएशन कुछ भी डोमिनेट कर सकता है। अब कौन करेगा, ये रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। OH का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है तो डोमिनेट कर गया। कॉपर यहाँ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H+, इसकी वजह से कॉपर डोमिनेट कर गया। अब आते हैं फ्राडेज लॉ। फ्राडेज का 2 लॉ है, ठीक है, दोनों लॉ को पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लाइब्रेट एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द चार्ज passes through the solution। आइए फ्राडेज के फर्स्ट लॉ को एक बार दोबारा से समझते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लाइब्रेट एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। देखो नॉर्मली बोलना चाहूँ तो अमाउंट जो भी सब्सटेंस का अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के अमाउंट के। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाने के लिए मैं जेड आ गया,
कांस्टेंट है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड की जो वैल्यू आती है वो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 होता है। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है, ठीक है। तो डब्लू डिपॉजिटेड जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 इंटू क्यू। क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं IT से, ठीक। तो वो चीज़ यहाँ हो गया ख़त्म। अब एन इक्विवेलेंट जो होता है डब्ल्यू अपन ई इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो यहाँ से क्यू अपॉन 96500 भी बोला जा सकता है एन इक्विवेलेंट को। 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। अब आते हैं सेकेंड्स लॉ। सेकेंड लॉ पे जो होता है यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड लॉ में क्या होता है वो देखिए कि एट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जब चार्ज का अमाउंट सेम रहता है तो उस टाइम पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, ई के। यहाँ पे ई है क्या, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ख़त्म। ये इतना रट लीजिएगा। ये आपका फ्राइडेज का सेकेंड लॉ भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो कुछ ये इक्वेशन बन जाएगा कि W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये इतनी बात याद रख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेल के बारे में बात करने के लिए। सेल होता क्या है, तो आइए देखिए। सेल दो तरह के होते हैं। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो होता है रिचार्जेबल होता है, यहाँ इनो सेल कॉन्स्टेंट होता है, जबकि सेकेंडरी सेल नॉट रिचार्जेबल, सॉरी गलत बोल दिया। प्राइमरी सेल जो होता है वो रिचार्जेबल नहीं होता है, सॉरी। प्राइमरी सेल जो होता है रिचार्जेबल नहीं होता है, यहाँ ई सेल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि सेकेंडरी सेल जो होता है ये रिचार्जेबल होता है और यहाँ ई सेल जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है। प्राइमरी सेल के अंदर एक एग्जांपल ले रहा हूँ ड्राई सेल, जो कि जनरली यूज होता है किसमें, क्लॉक और ट्रांजिस्टर में। और इसका जो पोटेंशियल रहता है ना 1.5 वोल्ट रहता है। और यहाँ इसमें सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज ले रहा हूँ। ये यूज होता है ऑटोमोबाइल्स और बाइक्स के अंदर। इसका जो ये आपका पोटेंशियल रहता है ये रहता है 2.05। समझ लीजिए लेड स्टोरेज का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, ठीक है। और अब इसका मैं फाइनल रिएक्शन ही दिखा दे रहा हूँ, आपको उसी से अंदाज़ा लग जाएगा। ये ड्राई सेल के लिए रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा कि जिंक प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4Cl गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस 2MnO प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3 प्लस 2Cl। ये ड्राई सेल के लिए रिएक्शन याद कर लीजिएगा। एज वेल एज ये भी याद कर लीजिएगा कि ड्राई सेल में एनोड पे जो होता है वो रहता है आपका जिंक, और कैथोड पे जो रहता है वो MnO2 प्लस NH4 प्लस रहता है। और इसमें एनोड पे जो रहता है Pb और कैथोड पे PbO2 रहता है लेड ऑक्साइड में, लेड वाले में, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर, ठीक है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रुक जाइए 1 मिनट। अरे यार, ठीक है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। फुल लेड स्टोरेज बैटरी के लिए क्या है, यहाँ पे Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO2 गिव्स 2H2O प्लस 2PbSO4, याद कर लीजिएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका इनोड सेल यदि 1.1 रहा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर 1.1 से कम रहा, ई एक्सटर्नल 1.1 से कम रहा तो करंट फ्लो करेगा, कहाँ से, जिंक से कॉपर की ओर। अगर ज़्यादा हो गया तो फ्लो कर ही नहीं पाएगा, कॉपर से जिंक की ओर करेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। देखो अगर ई एक्सटर्नल ई जो है वो 1.1 से कम है तो
ऑफ कोर्स वो करंट फ्लो करेगा बट जिंक से कॉपर की ओर। अगर ज़्यादा हो गया, गलती से ई एक्सटर्नल ज़्यादा हो गया, अगर ई एक्सटर्नल ज़्यादा हो गया तो कॉपर से जिंक, अगर ई एक्सटर्नल 1.1 से कम है तो जिंक से कॉपर, और ई एक्सटर्नल ये इक्वल हो गया तो जीरो। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ। कुलार्च लॉ, कुलार्च लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? कंडक्टेंस इसके लिए बताया था आपको। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए एप्लीकेबल है? इसके लिए। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये फार्मूला में यही सेम टू सेम फार्मूला आपको अपने नोट्स के अंदर ऊपर यहाँ लिखा हुआ दिखाया था, देखिए यही आपको बताया था। तो ये पूछ भी दिया यहाँ पे, देखिए ये बताया था, ये भी बताया यहाँ पे, ये बताया था, ये बताया था, वही यहाँ पे दे दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी डायनियल सेल। ठीक, अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये सब आप लोग पढ़ के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर पाएंगे। अब इसको, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ पे? मेरे खुद टेलीग्राम जो आईडी यहाँ पे दिया हूँ, इस आईडी पे मैसेज करिएगा, आपको मैं पर्सनली ये भेज दूँगा PDF। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आइए देख लेते हैं। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी डैनियल सेल। हाँ, गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल के भी नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, एक बार आप लोग भी रीड आउट कर लीजिए, तब तक मैं भी इसको रीड आउट कर लेता हूँ। देखिए, अब इस क्वेश्चन के आंसर मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग रीड आउट कर लिए होंगे, मालूम है मैं बहुत कम समय दिया हूँ रीड आउट करने के लिए, रीड करने के लिए। आइए देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कैसे होगा। दिस सेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइब्रेट ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन टू केमिकल एनर्जी। अरे मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में चेंज होता है डायनियल सेल के अंदर? हरगिज़ नहीं, केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रिकल में। ठीक, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, दिस सेल हैज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 व्हेन जिंक से कॉपर की ओर। नहीं, अभी तो मैंने यहाँ बताया कि ग्रेटर देन 1.1 जो रहता है वो उस टाइम पे कॉपर से जिंक की ओर जाता है, ना कि जिंक से कॉपर की ओर आता है। ठीक है, समझ गए? अब आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी वाला, इन दिस सेल कॉपर इज एक्टिंग एज कैथोड। हाँ, कॉपर कैथोड पे रहता है और जिंक इज एक्टिंग एट एनोड, ये भी सही है। मतलब ये सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स कॉपर का दवाई रिडक्शन होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी गलत, ये वाला सही है। ठीक, यहाँ पे कौन सा सही था? यहाँ पे कौन सा सही था? यहाँ पे मैं कौन सा सही बोला था? कुलचास वाला क्या बोला था? ये बोला था ए का थर्ड पहले ही ऑप्शन में। अब आइए आगे भी क्वेश्चन देखिए भाई, ये सारे क्वेश्चंस मैं PPT में मतलब PDF में लगा दिया हूँ, आप लोग घर पे कर लीजिएगा। और यदि किसी को इस PDF का नीड है तो पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा मेरे को। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। एंड नेक्स्ट कौन सा मैं फिजिक्स का लाऊं कि केमिस्ट्री का, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब।